कार्यक्रम के संयोजक श्री अन्नू गुप्ता जी हमारे महामंत्री भी हैं, संचालन कर रहे दूसरे महामंत्री शिवाकांत चौधरी जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, श्री राम कुमार चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे विवेक गुड्डू जी, विवेक साक्य जी, गुड्डू जी प्रत्याशी रहे, चुनाव लड़े हैं, आप सब जानते हैं। यहाँ कई संगठनों से भी लोग आए हैं। मैं संगठन के पदाधिकारियों का सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक एक नाम ले लूंगा, उसमें बाकी सभी संगठन के पदाधिकारी उसके सम्मिलित माने जाएंगे। हमारे श्री सम्मानित श्री अनंत अग्रवाल जी व्यापार मंडल, संतोष चौहान जी यह भी व्यापार मंडल से हैं। हमारे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ बउआ ठाकुर जी जो जिलाध्यक्ष हैं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ संजय दुबी जी, मंजुल चतुर्वेदी जी, शिक्षक संघ के हमारे जितेंद्र त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व सैनिक संगठन के आदरणीय हरपाल भदौरिया जी, हमारे युवा व्यापार मंडल के रंजीत सिंह कुशवाहा जी, हमारे विवेक स्वरूप अग्रवाल जी अध्यक्ष स्पष्ट अनुवासक संघ के। अच्छा, ऐसे सभी जो अलग अलग संगठनों से आए हैं और उन्होंने एक तरह से मुझे अपना आशीर्वाद नहीं दिया है, उन्होंने सबने मिलकर के देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेता, भारत का मान और सम्मान बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सम्मान आपने किया है। ये सम्मान मैं आप सबकी ओर से जो मिला है प्रधानमंत्री जी को समर्पित करता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, ऐसे समय में जो सूचना है कल तक की, प्रयागराज महाकुंभ 2025, हमारे प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है, लगभग 50 करोड़ लोग गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगा चुके। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास के कारण से देश और दुनिया भर से लोग आए। मुझे लगता है आप में से भी कई लोग डुबकी लगा आए होंगे। कोई गया है कि नहीं गया इसमें से? जो लोग गए जरा हाथ उठा के बताओ जरा। काफी लोग गए, और जो लोग नहीं गए उनके घर वाले कह रहे होंगे जल्दी चलो 26 से पहले पहले। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो ये एक वातावरण निर्माण हुआ है, इसका हम स्वागत करते हैं। 2031 में फिर अर्धकुंभ होता है, उसकी तैयारी हम लोग 2025 में ही शुरू कर चुके हैं। डबल इंजन सरकार शुरू कर चुकी है, क्योंकि इस बार जितनी अपेक्षा थी उससे भीड़ बहुत अधिक आई है। व्यवस्थाएं हम लोगों ने बहुत की थी, लेकिन व्यवस्था छोटी पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ा जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति कौन है? तो कोई इसमें छिपा नहीं है कि अमेरिका सबसे बड़ा विश्व का पैसे वाला देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद कौन है? तो चीन का नाम आता है। उसके बाद अनेक नाम आते हैं, लेकिन इस समय हम दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। यह समृद्ध भारत, विकसित भारत, शक्तिशाली भारत, गरीबी से मुक्त भारत, किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला भारत, व्यापारियों को और व्यापार में आगे बढ़ाने में हर प्रकार से योगदान करने वाला भारत, इसका निर्माण हो रहा है। जो 2025-26 का बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हुआ है, यहां हमारे जितने भी बहुत सारे लोग होंगे जो व्यापार करते होंगे,
जिन लोगों ने अभी यहां पर सम्मान किया, व्यापार करने वाले लोग हों, कोई सर्विस पेशा लोग हों, बहुत सारे पेंशन धारक थे। पहले अगर उनकी आमदनी 7 लाख रुपए से अधिक सालाना है तो उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता था। सारे विपक्षी नेता एक ही मांग कर रहे थे कि 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख कर दिया जाए, नहीं 10 लाख कर दिया जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो 10 लाख मांग रहे हैं और हमारी सरकार 12 लाख रुपया तक की अगर इनकम साल में होगी, 1 लाख रुपए महीने की होगी, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा स्वरूप देने के लिए, भारत में गांव में रहने वाले लोग हो चाहे शहर, जैसे हम नगर पालिका क्षेत्र है ये इटावा का, लेकिन इटावा नगर पालिका के अलावा हमारे अनेक गांव हैं। इस बार के बजट में गांव के मोहल्ले हो या शहरों के मोहल्ले हो, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चाहे हर घर नल से जल का काम गांव में अगर चल रहा है तो शहरों का विस्तार हुआ है। बहुत जगह पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे युवा, कई बार हमारे विपक्ष के जो साथी लोग हैं, चाहे श्री राहुल गांधी जी हो चाहे श्री अखिलेश यादव जी, वो कह रहे सरकारी नौकरी, जितनी नौकरी 5 साल में उन्होंने नहीं दिया, अगर हम उत्तर प्रदेश की तुलना करें उससे बहुत अधिक नौकरियां पारदर्शी ढंग से बिना 1 पैसा रिश्वत दिए जो देने का काम किया गया है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश के इतिहास का एक रिकॉर्ड है। लेकिन वह कहते नौकरियां, हम नौकरियां भी दे रहे हैं, लेकिन हम अपने युवाओं को रोजगार का अवसर भी दे रहे हैं। आज अगर कोई नौजवान ये सोचे कि हमको कोई इंडस्ट्री लगाना है, हम केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, हम 10, 20, 25, 50 और परिवारों के लिए रोजगार देने वाले, एक लघु उद्योग स्थापित करने वाले, बृहद उद्योग स्थापित करने वाले, किसी भी सेक्टर में उद्योग आप स्थापित करना चाहते, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते, तो सरकार का खजाना खुला हुआ है। सरकार ने उसके लिए व्यवस्थाएं दी हैं। जो हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े बड़े काम किए हैं और हमारी मातृशक्ति ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। वो परिवार भी चला सकती हैं, वो प्रदेश भी चला सकती हैं, वो ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा चला सकती हैं, या अपनी प्रतिभा से महिलाओं ने यह करके दिखाने का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन में महिलाओं को और शक्तिशाली बनाने के लिए विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण देने का कानून बना दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तब तक हमारी मातृशक्ति को भी 33% जितने सांसद इसमें है, इसमें 33% और बढ़ जाएंगे और उसमें बढ़ने वालों की संख्या महिलाओं की तादाद होगी। लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं, अगर वो कोई उद्योग लगाना चाहती हैं, सर्वसामान्य महिलाएं लगाना चाहती, नया उद्योग लगाना चाहती, 2 करोड़ रुपए तक गारंटी सरकार की होगी और ऋण उद्योग लगाने वाली हमारी मातृशक्ति को मिलेगा। यह सरकार ने इस बार के बजट में घोषणा की है, ये मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। इससे बहुत हमारी SC ST की जो बहुत सारी बहनें हैं, उनको भी मौका मिलेगा। हम अनेक काम कर रहे हैं, लेकिन अनेक कामों के साथ साथ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप 2014 से पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार नहीं थी, तो चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे हवाई नेटवर्क हो, वह सब तहस नहस हो गया था। जिस देश का सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, जल मार्ग हो, वो सही ढंग से संचालित नहीं होगा तो वह देश विकास नहीं कर सकता, वह देश विकसित भारत नहीं बन सकता। उस देश का गरीब आदमी अमीर आदमी नहीं बन सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के इन चारों मार्गों को
इस चारों मार्गों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। इस देश में हवाई अड्डों की संख्या कैसे बढ़ जाए, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ करके कैसे उड़ सके, सस्ती हवाई सेवा कैसे मिल सके, इस दिशा में भी काम हो रहा। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी आंकड़ा देख रहा था, हमारे देश के अंदर जितनी बड़ी आबादी है, पूर्व की सरकारों ने उसको ध्यान में रख करके चिकित्सा के क्षेत्र में जितना निवेश करना चाहिए, जितना पैसा लगाना चाहिए, तो जितने संसाधन खड़े करने चाहिए तो खड़े नहीं किए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी तो एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला लिया गया, और उसके क्रम में अभी जो मेरे पास आंकड़ा यहां पर उपलब्ध है, उसके हिसाब से 75,000 हमारे जो चिकित्सक, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं, परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, लेकिन प्रतिभाग करने के बाद सीटों की संख्या सीमित रहने के कारण से वह उसका हिस्सा नहीं बन पाते। तो अभी सरकार ने जो फैसला किया है कि अगले साल जो मेडिकल में प्रवेश लेने वाले हमारे, चाहे ग्रेजुएशन वाले हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, पीजी वाले हों, उनके लिए 10,000 सीटें बढ़ रही हैं और 5 साल में 75,000 सीटें मेडिकल की बढ़ाने का सरकार ने फैसला किया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हम इटावा में खड़े, यहां पर चंबल जैसी नदियां हैं, जब वर्षा का समय होता तो बाढ़ के संकट का सामना हमें करना पड़ता है, और जब वर्षा काल समाप्त हो जाता है तो पानी, पीने के पानी की भी समस्या होती है, सिंचाई के पानी की भी समस्या होती है। किसानों को हर प्रकार से समृद्धशाली बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इस बार की योजना पीएम धन धान्य योजना के अंतर्गत 100 जनपद देश के ऐसे जहां सिंचाई के साधन नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर भी कई क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता है। सिंचाई के लिए चाहे वो नहरों के माध्यम से हो, चाहे नलकूपों के माध्यम से हो, सिंचाई की सुविधाएं पहुंचाने के लिए बजट में एक बड़ा प्रावधान करने का काम किया गया। हमारे देश के अंदर जहां इतनी बड़ी संख्या में किसान हो, या इतनी अच्छी जमीन हो, और उसके बाद अगर हमें दलहन और तिलहन का आयात करना पड़ता है, विदेश से मंगाना पड़ता है, तो ये हमारे लिए चुनौती है। सरकार ने संकल्प लिया है बजट के माध्यम से कि हम दलहन के क्षेत्र में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हो, पहले देश की सेनाओं के हाथ में जो हथियार होते थे, जो युद्ध में लड़ने वाली तोपें होती थी, मिसाइलें होती थी, लड़ाकू जहाज होते थे, वह सब विदेशों से खरीदना पड़ता था। लेकिन आज हम गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि हम खरीदने वाले नहीं, बल्कि दुनिया में अपने देश में बने हुए हथियार बेचने वाले के रूप में जाने लगे। अभी आपने देखा है, एक हमारा पिनाक नाम का, जो अभी फ्रांस में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? फ्रांस जैसा देश जो हमें राफेल जैसे लड़ाकू विमान बेचने का काम किया, और पिनाक नाम का जो हमारा मिसाइल से दुश्मन को मार गिराने का काम करने वाला पोत है, उसको खरीदने की पेशकश किया है फ्रांस ने। यह भारत के लिए गर्व की बात है। जिन देशों के अंदर अभी हथियार का उत्पादन नहीं होता, अगर वो हमसे खरीद रहे तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जो हमें हथियार बेचते थे, आज वो हमसे हथियार खरीदना चाहते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का ये संदेश है, संकेत। अभी मैं देख रहा था, ये अहंकार की बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत विनम्रतापूर्वक हर सम्मान को शीश झुका करके स्वीकार करते हैं। लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी नहीं देख पाए होंगे, लेकिन हम सब देशवासियों ने देखा, दुनिया ने देखा, जब वो एक समझौते की फाइल पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उनके पीछे उनकी कुर्सी पकड़े कौन खड़े थे?
देखा है आप लोगों ने? कौन खड़े थे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। इतना सम्मान, ये क्या मोदी जी का सम्मान है? ये देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। ये कमल के बटन को दबाने का सम्मान है जी। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का सम्मान है। भारत सरकार का बजट आ चुका है, उसमें कई चीजें हैं। मेरे पत्रकार मित्रों के साथ अभी हम चर्चा करेंगे, उनको डिटेल देंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सब जानते हो यहां भी कुछ माल होंगे, खुले हैं कि नहीं? कुछ माल जहां सब सामान एक माल के अंदर बना करके बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है कि नहीं? यहां टावर है, वहां जो सेल्समैन होते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो आप अमेज़न आदि के माध्यम से कोई सामान बुक कराना है, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, बुक कराए तुरंत आ जाता है। 1 करोड़ से अधिक ऐसे वर्कर। अब उनका ध्यान देने वाला कौन? कंपनी जब चाहे काम में रखे, जब चाहे निकाल दे। तो उनके भी सुरक्षा की व्यवस्था, उनके भी स्वास्थ्य की व्यवस्था इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारी वित्त मंत्री भारत सरकार की आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उन सब की ओर से मैं उनको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। छोटे से छोटे व्यक्ति का ख्याल रखने वाले, मिडिल क्लास, चाहे वो व्यापार कर रहा हो, जो सर्विस कर रहा हो, वो सब लगभग भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह 2014 से हमारे साथ खड़े। उनके जीवन में भी खुशहाली के लिए, उनके आमदनी को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए। लेकिन उपाय करने के बाद भी लगा कि अभी कुछ बाकी है। बहुत सारे तो हमारे पेंशनर ऐसे होते जिनकी 1 लाख रुपए से अधिक की पेंशन, उनको टैक्स देना पड़ता था। जो हमारे शिक्षक हो, तमाम सब लोगों यहां पर आए हो, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन, आपका भी अभिनंदन करता हूं। अगर इस प्रकार का शानदार बजट भारत सरकार के माध्यम से प्रस्तुत हुआ है, तो आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। और उसके कारण से यह बजट आया है, जिसके कारण से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सरकार केवल आपकी जेब से पैसा निकाल करके टैक्स के रूप में खजाना नहीं भरेगी, बल्कि खजाने से निकाल करके आपके जेब में पैसा भरने का यह बजट देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने किया। 20 तारीख को हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आने जा रहा है। बजट सत्र 18 तारीख से उत्तर प्रदेश सरकार का बजट भी भारत सरकार के बजट से प्रेरणा लेते हुए आएगा, जिससे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत दुनिया का एक ग्रोथ इंजन है, तो भारत का ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश। यहां बहुत क्षमता है, उस क्षमता के प्रकटीकरण का सही समय आ गया। तो 20 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आएगा। कई चीजें की गई, मैं एक एक चीज बताऊंगा, उसमें बहुत समय लगेगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी, जो मीडिया प्रभारी है, वो बुलेट पॉइंट हमारे मीडिया के मित्रों को उपलब्ध कराएंगे। सोशल मीडिया के मित्र उन बुलेट पॉइंट को अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है, उनको काफी चीजें आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि बजट आए हुए 1 फरवरी को आया है। आज मैं 15 फरवरी को आप सबके बीच में खड़ा हूं, तो 15 दिन में जो बजट पर रुचि रखने वाले लोग हैं, उनका अध्ययन किए होंगे। जो अर्थशास्त्री है वो अभी चकाचौंध है, ये क्या हो रहा है, इतना शानदार बजट कैसे आ गया। अगर गरीबी मुक्त हो जाएगी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से देश और प्रदेश मुक्त हो जाएगा। उनको सबको परेशानी हो रही है, कैसा बजट क्यों आया। तो उनके सवाल देखते, जब कोई सवाल करते हैं तो उनको लगता क्या हो। ये सभी देखा है आपने, संसद के अंदर 2-3 ऐसे बिल आए हैं जिन बिलों की चर्चा आप सबके सामने करके मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। एक आया मुस्लिम वक्फ बोर्ड का लेकर के। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ लोगों का कब्जा है पूरा। इस देश का जो गरीब मुसलमान है उसको लाभ नहीं मिलता। उसको बहुत अध्ययन करने के बाद सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रही है। वो बिल आया है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उसमें भी अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं।
इस देश में आप सब जानते हो, इसी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के लाल के रूप में जिन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा की, ऐसे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की कमेटी बनी और उसने बहुत लंबे अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट संसद को दी, राष्ट्रपति जी को दी। राष्ट्रपति जी ने संसद को देने का काम किया। एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा देश चाहता है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन जो नहीं चाहते हैं उनको देश भी नहीं चाहता है, प्रदेश भी नहीं चाहता। दो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए। हम लोग उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षा थी उतनी सीटें नहीं जीत पाए। इसका हमें निश्चित तौर से कष्ट कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का अकेले बहुमत उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो जाने के कारण नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, मतदाता हो, बुद्धिजीवी हो, सब लोगों को लगा अरे मोदी जी कमजोर हो जाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव, आप सब इसके साक्षी हो। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल धमाकेदार खिलने का काम हुआ और तीसरी बार वहां सरकार। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के वहां गठबंधन को प्राप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी के श्री देवेंद्र फडणवीस जी वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वहां की जनता की सेवा करते। और सबसे बड़ा चुनाव एक तरह से मैं कहूं तो अभी दिल्ली प्रदेश का हुआ है, जो ऐतिहासिक चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन संबोधन में जब विजय हो गई भारतीय जनता पार्टी की, 70 में से 48 सीटें जीते, सरकार बनने जा रही है, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसमें जो एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि धूर्तता और मूर्खता को राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रदेश की जनता जागरूक है, लेकिन दिल्ली की जनता ने भी जागरूक होकर के जिस प्रकार से कमल का फूल खिलाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। हम लगातार 3 लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं। झारखंड हम थोड़े अंतर से जरूर हार गए, लेकिन वहां पर भी मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में सफलता हासिल की। अभी बहुत बड़े बड़े जो मीडिया जगत के प्लेटफार्म उन लोगों ने सर्वे किया है। उन्होंने अपने सर्वे में कहा कि अगर आज चुनाव हो जाए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी 240 नहीं 283 सीटें 82 सीटें जीत जाएगी। ये सर्वे में आया। भाजपा का गठबंधन फिर 343 के पार हो जाएगा, एनडीए 343 को पार कर लेगा। कोई अभी चुनाव नहीं है, लेकिन एजेंसियां हैं वो सर्वे कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आई। तो माननीय मोदी जी के प्रति भरोसा देश का बढ़ा है, प्रदेश का बढ़ा है, गरीब और किसान, मजदूर, महिलाओं, युवाओं सबका बढ़ा। और प्रधानमंत्री जी का यही प्रयास रहता है कि हमारे 4 स्तंभ हैं। हमारा सबसे गरीब जो है, गरीब की चिंता उनको है, युवाओं की चिंता है, महिलाओं की चिंता है, किसानों की चिंता है। ये चारों स्तंभ को मजबूती से खड़े कर देंगे तो विकसित भारत बन जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसा भरोसा करते हुए आप सबके सामने आज मैं यही कहूंगा, क्योंकि आज का बजट को लेकर के हर जिले में पार्टी की ओर से कोई ना कोई जा रहा है। आज मुझे इटावा आने का अवसर मिला। जब मैं इटावा आता हूं तो आप सबसे मिलकर के मुझे नई ऊर्जा प्राप्त होती, क्योंकि मुझे सैफई वालों से बहुत लड़ना पड़ता है, आप सब जानते हैं। वो सब मुझे ही निशाना बनाने की कोशिश किया करते हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं इटावा की धरती से, तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, तीसरी बार भी कमल खिलेगा। 27 के जो सत्ताधीश बनना चाहते, 47 से पहले तो उनका नंबर आने वाला नहीं, क्योंकि विकसित भारत बनवाए बगैर न इटावा की जनता भाजपा को छोड़ेगी, न उत्तर प्रदेश की जनता छोड़ेगी, न देश की जनता छोड़ेगी। सही बात है कि मैं गलत कह रहा हूं? दोनों हाथ उठा के बताओ, नहीं सैफई वाले कहीं दोनों हाथ उठा के नहीं बताए। सही है ना?
तो आने वाला समय, वर्तमान भी, भविष्य। प्रधानमंत्री जी ने कहा दिल्ली में विजय के बाद सुकून बहुत मिला दिल्ली वालों को, लेकिन जब से भाजपा का कमल खिला है, बताओ इटावा वालों को सुकून मिला है कि नहीं मिला? दोनों हाथ उठा के बताओ, नहीं माना नहीं जाएगा। मिला है ना? अब कोई गुंडागर्दी करता है क्या? दोनों, 2 लोग 4 लोग उठाते, तो कोई गुंडागर्दी करता है क्या? कोई जमीन में कब्जा करता है क्या? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, होता था कि नहीं होता था? सपा की सरकार के समय मैं सुना करता था, मैं तो अपने क्षेत्र में रहता था, कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, ऐसा कहते थे। बताओ सही है कि नहीं सही है? आप सब तो इटावा वाले, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन आपने इटावा में भी कमल खिलाने का काम किया, इटावा में भी भाजपा को जिताने का काम किया। इस बार थोड़े अंतर से हम लोग चूक गए, लेकिन उसका मलाल बहुत आपको भी है, मैं जानता हूं, क्योंकि सब सोचते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तो प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अभी जो उपचुनाव, उस चुनाव साइकिल का आने वाले समय में चारों तरफ कमल मिलेगा, कभी खुशहाली है, कभी विकास होगा, कभी विकसित भारत होगा, तभी हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम दुनिया के अंदर अपना स्थान बना पाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, उसको बल देने का काम करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आप सब इतनी बड़ी संख्या में अचानक की सूचना और यहाँ पे जब हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। 18 तारीख से बजट सत्र है, आप विश्वास कीजिएगा उत्तर प्रदेश सरकार आपको नई नई नीतियां देने का काम करेगा, बहुत सारी जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने का काम करेगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश के अंदर आप कई सालों में भाजपा की सरकार है, कई साल करेगा और सारे देश में अपने समाज के साथ भारत सरकार की सरकार होगी।